हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 161। इससे पहले इस कहानी के 160 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अब तक आप सब ने पढ़ा था। नियति अभी भी कुछ नहीं बोलती है, बस निव्यांश के गले लगकर बहुत तेज तेज से रोती रहती है। थोड़ी देर के बाद निव्यांश ने भी नियति को खुद से थोड़ा सा दूर किया और फिर उसके होठों को कैप्चर कर लिया। निव्यांश नियति को किस कर रहा था और नियति उसकी किस को महसूस कर रही थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे। अब देखते हैं आगे। वहीं दूसरी तरफ प्रताप हाउस में रुद्र अभी बेड पर बैठा हुआ था और किट्टू ने भी अपना सिर रुद्र की थाई पर रखा हुआ था। किट्टू की आंखें बता रही थी कि वो अब कितना ज्यादा रोकर थक चुकी है। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और रुद्र उसके बालों को सहला रहा था। किट्टू भी प्यार से बोलती है कि आपने इतने सालों तक मेरे ही बेटे के बारे में मुझसे क्यों छुपा कर रखा है रुद्र, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। रुद्र ने एक गहरी सांस लेकर कहा कि क्या करता लिटिल खरगोश, मुझे खुद भी नहीं पता था कि रोहान मेरा बेटा है और वो हमारे सामने भी था। वो तो बस उस दिन जय के मुँह से एकदम से निकल गया था और फिर मुझे पता चल गया कि रोहान हमारा बेटा है। किट्टू धीरे से बोलती है कि आपको पता है ना रुद्र, मुझे रोहान को देखकर ऐसा लगता ही था कि ये हमारा ही बेटा होता तो बिल्कुल ऐसा ही बेटा होता हमारा, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि रोहान सच में हमारा ही बेटा है। ये कहकर किट्टू की आंखें फिर से एक आंसू बहा देती हैं और रुद्र ने भी किट्टू के आंसुओं को साफ करते हुए प्यार से कहा कि बस बस करो ना लिटिल खरगोश, क्यों इतना ज़्यादा रो रही हो। इसीलिए तो तुम्हें नहीं बता रहा था मैं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि तुम रो रो कर अपनी तबीयत खराब कर लोगी, अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करोगी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि हमारा बच्चा जिंदा है, वो भी सही सलामत है और उसकी परवरिश भी तो देखो कहाँ पर हुई है, सच्चा देवा हाउस में। शिखा ने हमारे बेटे को भी उतना ही प्यार किया है जितना कि वो अरमान को करती है। उन्होंने दोनों ही बेटों को बराबर का हिस्सेदार रखा है। तो किट्टू बोलती है कि रुद्र एक बात कहूँ आपसे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर किट्टू उठ के बैठ गई और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलती है कि अरमान बहुत अच्छा लड़का है, हमें अंशिका की शादी अरमान से कर देनी चाहिए, वो सच में बहुत प्यार करता है अंशिका से। रुद्र बोलता है कि अभी तो रूहान की बात चल रही थी ना किट्टू, तो फिर अरमान और अंशिका बीच में कहाँ से आ गए। तो किट्टू ने भी अपने आंसुओं को पोंछते हुए फिर से बोलती है कि रुद्र, अगर अरमान अंशिका की शादी हो जाएगी ना तो सच कहती हूँ सचा देवा फैमिली से हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे और फिर हम उनसे अपना बेटा मांगेंगे तो वो हमें मना भी नहीं कर पाएंगे, वो हमारे रूहान को हमें वापस कर देंगे। तो रुद्र ने भी किट्टू को समझाते हुए प्यार से कहा कि लिटिल खरगोश, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान लगता है क्या तुम्हें? तुम्हें लगता है कि शिखा अपने बेटे को हमें ऐसे ही दे देगी और वो कुछ नहीं कहेगी? वो इतनी आसानी से हमारे बेटे को हमें नहीं देगी। किट्टू फिर से रोते हुए बोलती है कि तो फिर कैसे देगी, वो मेरा बेटा है, उसका नहीं है। मेरे बेटे को यहाँ पर होना चाहिए मेरे पास, वो तो उसके पास पिछले 25 सालों से रह रहा है ना, लेकिन मेरे पास तो कोई भी नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा नहीं है, मुझे मेरा बेटा चाहिए रुद्र प्लीज़, बस मुझे मेरा बेटा चाहिए और कुछ भी नहीं। तो रुद्र ने भी किट्टू को गले लगाते हुए प्यार से कहा कि शांत हो जाओ किट्टू, बस शांत हो जाओ तुम खरगोश, ऐसा नहीं होता है यार। शिखा के दिल की हालत भी तो समझो ना, वो इतने सालों से रोहान को अपना बेटा मानती है, उसे तो पता भी नहीं है कि रोहान उसका सगा बेटा नहीं है। वो तो रोहान को जान से भी ज़्यादा प्यार करती है। जब उसे सच में सच्चाई का पता चलेगा कि रोहान उसका बेटा ही नहीं है तो उस पर क्या गुजरेगी, वो तो खुद को संभाल भी नहीं पाएगी। किट्टू नम आंखों से बोलती है कि तो क्या हमारा बेटा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा क्या रुद्र? क्या मैं अपने रूहान के लिए ऐसे ही तरसती रहूंगी, कभी उससे नहीं मिलूंगी? तो रुद्र ने भी किट्टू के चेहरे को अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा किट्टू, हमारा बेटा प्रताप हाउस जरूर वापस आएगा, लेकिन जैसे तुम कह रही हो ऐसे नहीं। अभी अजीत अंकल को पूरी तरह से ठीक हो जाने दो, उसके बाद ही मैं अंकल से जाकर खुद ही बात करूंगा और फिर वही डिसाइड करेंगे कि रोहान किसके साथ कहाँ पर रहेगा। ये सुनते ही किट्टू हल्के से गुस्से में बोलती है कि कहाँ रहेगा का क्या मतलब होता है रुद्र? रोहान प्रताप हाउस में रहेगा और कहाँ रहेगा? वो मेरा बेटा है तो यहीं पर रहेगा ना। रुद्र अच्छे से जानता था कि किट्टू अपनी ममता के चलते समझेगी नहीं,
लेकिन रुद्र भी बहुत अच्छे से समझता था कि जितना प्यार किट्टू रोहान से करती है उतना ही प्यार शिखा भी रोहान से करती है। दोनों ही एक दूसरे के अंदर जान बसाकर बैठी हैं। एक ना एक माँ का दिल तो जरूर ही टूटेगा इस रिश्ते में जब रोहान अलग होगा। रुद्र ने भी किट्टू को समझाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ किट्टू, पहले रोहान प्रताप हाउस में जरूर वापस आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान और अंशिका जो घर वालों से छुपते छुपाते बस पब में आए हुए थे और फिर दोनों ही आपस में मस्ती से डांस कर रहे थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। अरमान और अंशिका दोनों ही पब में डांस कर रहे थे। डांस करते करते अंशिका बहुत ज़्यादा थक गई थी और फिर वो बार काउंटर पर जाकर बोलती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक गिलास पानी मिलेगा क्या, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। बार काउंटर पर बैठे एक वेटर ने भी एक पानी का गिलास अंशिका की ओर बढ़ा दिया और मुस्कुरा कर कहा कि ये लीजिए मैडम। और फिर अंशिका ने भी बिना सोचे समझे वो सारा का सारा पानी एक ही सांस में खींच लिया था। अंशिका ने पानी पीकर गिलास बार काउंटर पर ही रख दिया और फिर वहां से जाने के लिए हुई तो अरमान ने भी उसकी कलाई पकड़ा और फिर से डांस फ्लोर की ओर खींचते हुए कहा कि यार इतने में ही थक गई तुम, चलो चलो ना अभी थोड़ा सा और डांस कर लेते हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो अंशिका ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं अरमान, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ मैं। पापा को अगर पता चल गया ना तो सच कहती हूँ घर में बहुत ज़्यादा कलेश हो जाएगा और तुम तो अच्छे से जानते हो ना पापा को, वो कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे तुम्हारे ऊपर। अरमान ने भी थोड़ा सा मुँह बनाकर कहा कि हाँ काश तुम्हें जानने से पहले तुम्हारे बाप को जान लेता मैं, तो शायद हमारे रिश्ते में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। यार सबकी शादी हो रही है ना, देखो तुम कितने ज़्यादा सब खुश रहते हैं, लेकिन हम दोनों की शादी की तो बात कोई करता ही नहीं है। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मुझे तुम्हारा किडनैप फिर से कर लेना चाहिए और फिर सीधा गन पॉइंट करके शादी भी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर अंशिका के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसके गाल शर्म की वजह से लाल हो चुके थे। उसने अपने दोनों हाथ अरमान के गले पर लगाकर उसे हिलाते हुए प्यार से कहा कि यार तुम इतना ज़्यादा क्यों सोचते हो, फिक्र मत करो, पापा आज नहीं तो कल ज़रूर मान जाएंगे। और फिर ये मत बोला करो ना कि पूरी प्रताप फैमिली हमारे साथ है, बस पापा ही तो हैं जो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बस तुम ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखा करो, लेकिन हाँ देखना जल्द ही वो हमारे रिश्ते को ज़रूर एक्सेप्ट कर लेंगे और हमारी शादी खुद ही करवाएंगे। अंशिका के इतने प्यार से समझाने पर अरमान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। अंशिका ने फिर से अरमान की बाजू पकड़ी और फिर उसे खींचते हुए कहा कि अब चलो ना, मुझे घर छोड़ दो, मुझे अब घर जाना है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है अरमान, प्लीज़ चलो। तो अरमान भी अब अंशिका के साथ खींचा चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों ही आकर गाड़ी में बैठे हुए थे। अरमान ड्राइव कर रहा था और अंशिका जो अपना सिर पकड़े हुए बैठी हुई थी उसे तो जैसे अभी बहुत तेज नींद आ रही थी। शायद अंशिका ने जो बार काउंटर पर पानी का गिलास पिया था वो शायद पानी नहीं था, कुछ और ही था, या फिर उसमें कुछ किसी ने ऐड किया हुआ था। अरमान ने भी अंशिका को ऐसे देखा तो वो थोड़ा सा फिक्र करते हुए बोलता है कि क्या हुआ अंशिका, तुम इतना ज़्यादा नींद में क्यों हो रही हो। तो अंशिका बोलती है कि पता नहीं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो अरमान ने भी एक हाथ से अंशिका के बालों को सहलाते हुए प्यार से कहा कि कुछ नहीं होगा, शायद थकावट की वजह से हो गया होगा, अभी तुम घर पे जाओगी ना तो आराम कर लेना, मैं तुम्हें अभी ही घर छोड़ देता हूँ और फिर तुम घर जाकर आराम करोगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारा सिर का दर्द बंद हो जाएगा। अरमान ऐसे ही अंशिका के बालों को सहलाता रहता है और फिर अंशिका जो गाड़ी की सीट के टेक लगाकर आंखें बंद करके लेट जाती है। अंशिका अरमान दोनों को भी नहीं पता था कि अंशिका को नशा हो चुका है, क्योंकि शायद अंशिका ने भी पहली बार ये ड्रिंक किया था जिसकी वजह से उसे नशा हो गया था। अंशिका कभी भी नशा नहीं करती थी, इसीलिए उसे महसूस भी नहीं हुआ कि वो अभी नशे में है, बल्कि उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसका सिर सच में बहुत ज़्यादा दर्द से फटा जा रहा, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर तभी अरमान ने भी झटके से गाड़ी रोकी तो सामने एक पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा हुआ था जो उनकी गाड़ी को ही घूर रहा था। अरमान ने भी कसकर अपनी आंखें बंद करी और फिर अपना मोबाइल निकाला और फिर उसमें रोहान को मैसेज टाइप करके कुछ भेज दिया। फिर वो नीचे गाड़ी से उतर कर उस इंस्पेक्टर के पास जाकर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि सर आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप ऐसे हमारी गाड़ी की तरफ कहाँ पर आए जा रहे हो। तो इंस्पेक्टर ने भी गाड़ी की तरफ देखा जहाँ पर उसे अंशिका बेहोश की हालत में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अरमान अंशिका को कहीं किडनैप करके ले जा रहा हो। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि इस लड़की को लेकर कहाँ पर जा रहे हो तुम। अरमान ने थोड़ा सा हैरानी से इंस्पेक्टर की तरफ घूर कर देखा और बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी। इंस्पेक्टर ने भी कहा कि मैंने शायद हिंदी में ही कहा है ना, इस लड़की को
लेकर तुम कहाँ पर जा रहे हो और कौन है ये लड़की और इतनी रात में इस लड़की के साथ तुम क्या कर रहे थे। तो अरमान बोलता है कि ये लड़की नहीं है, मेरे होने वाली बीवी है, समझे आप। इंस्पेक्टर ने भी अब अरमान की तरफ घूर कर देखा और फिर हंसकर कहा कि क्या बात है, तुम जैसे लड़के यही तो करते हो, पहले किसी लड़की को पब में लेकर जाते हो, उसे बहुत ज़्यादा नशा करवाते हो और फिर उसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हो, मज़े काटते हो और फिर उसे रोड पर छोड़कर चले जाते हो और हाँ, फिर उसे पैसे देकर उसका मुंह भी बंद करवाने की कोशिश भी करते हो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम जैसे लड़कों को। तो इंस्पेक्टर ने अभी जैसे ही ये बात कही थी तो अरमान की आंखों में तो जैसे गुस्सा उतर आया था, लेकिन अरमान अभी बहुत अच्छे से जानता था कि इस वक्त पुलिस से पंगा लेने का मतलब है आशिका की इज्जत दांवों पर लगाना। अरमान ने भी अपनी मुट्ठी गुस्से से कस ली और फिर अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। इसीलिए उसने अपना गुस्सा कंट्रोल तो कर लिया था और फिर इंस्पेक्टर को देखकर लो आवाज़ में बोलता है कि सर प्लीज़, मैं सच बोल रहा हूँ, ये सच में मेरी होने वाली पत्नी है, हम दोनों ही डेट पर आए थे। तो इंस्पेक्टर अभी जैसे ही अरमान की गाड़ी की ओर जाने लगा तो अरमान का गुस्सा अब और भी ज़्यादा दुगना हो गया था। उसे तो सच में अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अरमान ने इंस्पेक्टर की कलाई पकड़ ली और फिर इंस्पेक्टर ने भी गुस्से में अरमान की तरफ घूर कर देखा और फिर एक एटीट्यूड आवाज़ के साथ बोलता है कि जानते भी हो तुम किसका हाथ पकड़ रहे हो, तुम किसी की हिम्मत नहीं होती है मेरे सामने खड़े होने की और तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो। तो अरमान ने भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहा कि आप मेरी गाड़ी के पास क्यों जा रहे हो, आप मुझसे यहाँ पर खड़े होकर भी तो बात कर सकते हो। तो इंस्पेक्टर ने भी हंसकर कहा कि ये देखने के लिए ये लड़की खानदानी है या फिर बाजारू है। यह सुनते ही अरमान ने तो अब इंस्पेक्टर का कॉलर गुस्से से पकड़ लिया था और फिर एक मुट्ठी बनाकर उसकी तरफ मारने के लिए अपना हाथ भी उठा लिया था, लेकिन जैसे ही इंस्पेक्टर एकदम से खड़ा था वैसे ही खड़ा रहता है। इंस्पेक्टर भी घूर कर अब अरमान को ही देख रहा था। इंस्पेक्टर ने फिर से हंसकर कहा कि बरखुरदार कर दिया ना गलती आपने, भरे बाजार में एक इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़कर। तो अरमान की आंखों में भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा उतर आया था। अरमान ने भी इंस्पेक्टर की आंखों में देखकर गुस्से से एक एक शब्द को चबाते हुए कहा कि कीमत बोलो अपनी, कितनी कीमत चाहिए। तो इंस्पेक्टर बोलता है कि कीमत ही तो नहीं है मेरी कुछ, मैं कोई कीमत नहीं लेता हूँ किसी से, अब तो तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन में जाना ही पड़ेगा और फिर तुम्हारे घर वाले आएंगे तब जाकर मुझे तसल्ली होगी, जब मेरे सामने वो हाथ जोड़ेंगे तब जाकर मुझे पता चलेगा कि आखिर ये लड़की जो तुम्हारे साथ गाड़ी में बेहोशी की हालत में बैठी हुई है, ये लड़की खानदानी है या फिर। तभी इंस्पेक्टर ने भी इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि जुबान पर लगाम लगाओ इंस्पेक्टर, नहीं तो बहुत ही बुरा हासिल करूंगा तुम्हारा, समझे तुम। जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो, किससे बातें कर रहे हो तुम। अरमान सचादेवा नाम है मेरा, अरमान सचादेवा। इंस्पेक्टर ने भी बहुत ही अकड़ के साथ कहा कि और तो अरमान की बात सुनकर अब इंस्पेक्टर को भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। फिर इंस्पेक्टर ने भी अरमान को घूरा और फिर बहुत ही अकड़ के साथ कहा कि अच्छा, और तुम जानते हो कि तुम किसके सामने खड़े हो, किसका कॉलर पकड़ा है तुमने। इंस्पेक्टर विद्युत नाम है मेरा, विद्युत का मतलब जानते हो ना, बिजली। अगर एक बार मैंने तारों को छू लिया ना तो फिर बिजली का एक ऐसा झटका लगेगा कि कई मील दूर जाकर गिरोगे, इसीलिए हिम्मत ना करना मुझे हाथ लगाने की। तो अरमान ने भी अब सिचुएशन को संभालते हुए अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था और फिर एक गहरी सांस लेकर फिर से बोलता है कि क्या चाहते हो तुम। विद्युत ने भी एक तंज भरी मुस्कान के साथ एटीट्यूड के साथ कहा कि ये हुई ना बात बिजनेसमैन वाली बात अब की है तुमने। फिलहाल तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे कॉलर को हाथ लगाकर, इसीलिए मैं तुमसे पैसे तो अब बिल्कुल भी नहीं लूंगा, थोड़ी सी तुम्हारी इज्जत उछालना चाहता हूं अब मैं। तो अरमान भी अब गुस्से में विद्युत को ही देखे जा रहा था और विद्युत ने फिर से हंसकर कहा कि चलो मैं तुम्हें ऑप्शन भी दे देता हूँ, ये या तो मेरे साथ पुलिस स्टेशन में चलो या फिर ये लड़की। तो विद्युत ने भी इतना ही कहा था कि तभी अरमान ने एक बार फिर से विद्युत का गुस्से से कॉलर पकड़ा और फिर खींचकर एक पंच उसके मुंह पर जड़ दिया। इस वक्त अरमान को सच में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इंस्पेक्टर पर। पंच इतनी जोर का था कि विद्युत भी जाकर जमीन पर गिर पड़ता है। अब तो विद्युत की आंखों में भी गुस्सा उतर आया था, गुस्से से उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो भी खड़ा हुआ और उसने अपने दोनों ही हाथ छाड़े और फिर अगले ही पल चिल्लाकर कहा कि कांस्टेबल, इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आओ अभी के अभी। इतना कहकर विद्युत जो अपने से थोड़ी सी दूर पर खड़ी पुलिस की गाड़ी की ओर चला जाता है। अभी इंस्पेक्टर की आंखों में भी बहुत ज्यादा गुस्सा था। तो वहीं से 3-4 कांस्टेबल अभी आ जाते हैं जो अरमान को देखकर बोलते हैं कि चलिए सर,
अब आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा, हम भी मजबूर हैं, हमें ये करना पड़ेगा। अगले ही पल इंस्पेक्टर अपनी चेयर पर पैर रखकर आराम से बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक फाइल थी। तो वही अरमान जो सेल में बंद था और अंशिका जो अरमान के सेल के बाहर रखे हुए एक बेंच पर सिर पकड़कर बैठी हुई थी। अंशिका के सिर में अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था। अरमान अंशिका को देखकर बोलता है कि अंशिका प्लीज तुम टेंशन मत लो, रोहान अभी आता ही होगा, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अंशिका आधी खोली आंखों से अरमान को देखकर बोलती है कि अरमान, अगर पापा को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करने लगेंगे। अरमान अंशिका को समझाते हुए बोलता है कि अंशिका कुछ भी नहीं होगा, अगर पापा को पता भी चल गया ना तो मैं बोल दूंगा कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती लेकर गया था, तुम्हें किडनैप करके लेके गया था, तुम प्लीज़ टेंशन मत लो। तभी वहाँ पर विद्युत आया और फिर उसने एक नज़र अरमान को देखा और जो सुलगती हुई आंखों से अभी उसे ही देखे जा रहा था और फिर उसने अंशिका की तरफ घूर कर देखा जो अभी सिर पकड़कर बेंच पर बैठी हुई थी। तो विद्युत ने अपना एक हाथ अंशिका के बालों पर लगाना चाहा तो अरमान गुस्से से चिल्लाकर बोलता है कि सोचना भी मत विद्युत, समझे तुम, नहीं तो ये हाथ काट दूंगा तुम्हारे, वरना सच कहता हूँ तुम्हें जान से अभी के अभी मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा कि तुम्हारी भी कोई फैमिली होगी। इस बार विद्युत ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। अभी अरमान के गुस्से को देखकर विद्युत भी डर गया था और फिर अरमान की तरफ देखकर बोलता है कि क्या बात है, तुम तो सच्चे वाले आशिक हो यार, जरा सा छूने भी नहीं देते हो। मैंने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर भी दिया था, या तो तुम जेल को एक्सेप्ट करो या फिर लड़की को दे दो, लेकिन तुमने तो मेरा ऑफर भी ठुकरा दिया। कोई बात नहीं, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी इस बारे में सोच सकते हो, मैं तुम्हें कुछ टाइम दे देता हूँ। वैसे भी मुझे तुम्हारी इस फियांसे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिताना है, बस सिर्फ 1 घंटा ही काफ़ी है, 1 घंटे में ही मुझे मेरी प्यास बुझ जाएगी। ये सुनते ही अरमान की आंखें फिर से आग बबूला हो चुकी थी। विद्युत अरमान को देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे वो जानबूझकर अरमान को गुस्सा दिला रहा हो, जैसे वो जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा हो। और फिर अरमान भी विद्युत के उकसाने से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो रहा था। तो वहीं अंशिका जो कि अभी हल्के से नशे में थी, उसने अरमान की तरफ देखकर कहा कि अरमान, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। तो अरमान अभी अच्छे से जानता था कि विद्युत इस बारे में उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, उसे वो अब कोई भी पानी लाकर नहीं देने वाला। तो अरमान ने अंशिका को ही समझाते हुए कहा कि अंशिका बस कुछ देर और, रोहान अभी आता ही होगा, उसकी गाड़ी में पानी रखा होगा ना, तुम आराम से पानी पी लेना, बस थोड़ी देर खुद को कंट्रोल कर लो, अभी हम यहाँ पर कहीं से भी पानी नहीं ला के दे सकते तुम्हें। तो अंशिका से भी अब कंट्रोल नहीं हो रहा था और फिर उसने नशीली आंखों से विद्युत की तरफ देखा और फिर कहा कि इंस्पेक्टर प्लीज 1 गिलास पानी दे दो ना, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। तो इंस्पेक्टर ने भी हंसकर अरमान की तरफ घूर कर देखा और फिर एक कांस्टेबल की तरफ देखकर इशारा करते हुए कहा कि सुजाता मैडम को पानी दे दो, उन्हें प्यास लगी है और फिर हाँ कुछ ज़्यादा ही प्यास लगी है शायद उन्हें, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। इतना कहकर उसके एक बार फिर से अरमान की तरफ देखा और फिर एक मुस्कुराहट पास करके वहाँ से चला गया। सुजाता अंशिका के लिए पानी लेकर आती है और फिर उसने पानी का गिलास अंशिका की ओर बढ़ा दिया और बोला कि मैडम ये लीजिए पानी पी लीजिए। तो अंशिका ने भी जैसे ही पानी का गिलास पकड़ा, सुजाता ने जानबूझकर अंशिका के हाथ पे हाथ मार दिया और वो सारा का सारा पानी अंशिका के ऊपर ही आकर गिर गया, जिसकी वजह से अंशिका पूरी तरह से भीग चुकी थी। अंशिका तो कुछ भी नहीं समझ पाई, लेकिन अरमान ने ये सब कुछ देखा तो वो एकदम से सब कुछ जैसे समझ चुका हो। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वो अच्छे से जानता था कि ये सब कुछ विद्युत ही करवा रहा है, वो जानबूझकर अंशिका को परेशान कर रहा है। लेकिन उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर विद्युत ये सब कुछ कर क्यों रहा है, क्योंकि कोई भी आम पुलिस वाला होता तो शायद अब तक तो पैसे लेकर ये केस को रफा दफा कर चुका होता। लेकिन विद्युत जो जानबूझकर अरमान को भी उकसा रहा था और फिर अंशिका को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, जैसे ये किसी की चाल हो उन दोनों को फंसाने के लिए। और फिर अंशिका को ऐसे देखकर अरमान का खून तो अब आग बबूले की तरह उबल के मार रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ रोहान, जो कि अभी रूही को गोद में लेकर बालकनी में बैठा हुआ था। रोहान ने अभी तक अपना फ़ोन नहीं देखा था, वो तो अब रूही के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अरमान ने उसे हेल्प के लिए बुलाया है। थोड़ी देर के बाद रूही बोलती है कि रोहान आप चलो ना, मम्मी पापा कितना ज़्यादा गलत सोचेंगे कि पता नहीं कमरे में हम दोनों क्या कर रहे होंगे। तो रोहान ने भी अपनी पकड़ रूही पर कसते हुए प्यार से कहा कि अरे कुछ भी गलत थोड़ी ना कर रहे हैं हम तो अब बहुत ही जल्दी मियाँ बीवी बनने वाले हैं। वैसे भी अगले हफ्ते हमारी भी तो शादी है, उसके बाद भी तो तुम हमेशा के लिए मेरे पास ही बैठोगी ऐसे ही। तो रूही हल्की सी गर्दन घुमाकर रोहान की तरफ देखकर बोलती है कि तब की तब देखी जाएगी, लेकिन तुमने माँ से बस 5 मिनट कहा था, लेकिन देखो ना पिछले 15 मिनट से हम यहीं पर बैठे हुए हैं, चलो चलो अब जल्दी से उठो और जाओ यहाँ से। तो इतना कहकर रूही अब उठ गई और फिर उसने रोहान के भी बाजू पकड़
पकड़कर उसे उठा लिया। रूहान ने भी अपना मोबाइल उठाया, उसे जेब में रख लिया और फिर रूही रूहान को अपने कमरे से निकालते हुए प्यार से बोलती है कि अब जाओ, सीधा घर जाओ और जाकर आराम करो। समझे, तुम इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे कल बात करूँगी। वैसे भी सुबह तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होता है, नींद नहीं लोगे तो फिर तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी, तो प्लीज़ अभी जाकर तुरंत ही सो जाना। तो रूहान बोलता है कि क्या बात है, तुम तो अभी से ही मेरी बीवी वाली हरकतें करने लगी हो, बस मेरा इतना ही ख्याल रखोगी क्या? मुझे तो लगा था कि हम कुछ टाइम साथ में बिताएंगे, लेकिन तुम तो मुझे भगाने पर ही तुली हुई हो यार। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा रिस्क लेकर यहाँ पर आया हूँ तुमसे मिलने के लिए। तो रूही भी प्यार से बोलती है कि हाँ हाँ जानती हूँ, बहुत बड़ा रिस्क लिया है तुमने, अब चुपचाप से घर जाओ और आराम करो, समझे आप। इतना कहकर रूही ने भी रूहान को लगभग अपने कमरे से ढकेल दिया और फिर रूहान भी रूही को देख कर बोलता है कि बेब्स बस एक हफ्ता, उसके बाद देखता हूँ तुम मुझे कमरे से कैसे निकालती हो, कैसे मुझे खुद से दूर करती हो, कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, समझी तुम। तो रूही बोलती है कि हाँ हाँ देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए जाओ। इतना कहकर रूही ने धीरे धीरे करके गेट भी बंद कर लिया था और जैसे जैसे वो गेट को बंद कर रही थी वैसे वैसे रूहान के चेहरे की मुस्कुराहट भी और तेज बढ़ती जा रही थी। फिर रूहान भी सबको बाय बोलकर सिखावत हाउस से बाहर चला जाता है। बाहर आते ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की वैसे ही उसका फ़ोन एक बार फिर से वाइब्रेट होता है। इस बार रूहान ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें अरमान का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर रूहान की बहुएं एकदम से तन गई थी और गुस्सा चेहरे पर साफ दिखाई देने लगा था। उसने अपनी गाड़ी चौथे गियर में डाल दी थी, जैसे वो लगभग अब अपनी गाड़ी को हवा की तरफ भगाने वाला हो। पुलिस स्टेशन में अंशिका अभी भी अपना सिर पकड़े हुए सिर दर्द की वजह से बैठी हुई थी और अरमान जो उसे सेल के अंदर से ही देखे जा रहा था। इस वक्त अरमान को खुद पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि शायद उसकी वजह से ही आज अंशिका इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो क्यों अंशिका को ज़बरदस्ती पब लेकर गया था, ना वो लेकर जाता और ना ही अंशिका की ये हालत होती, ना तो वो अंशिका को पब लेकर जाता और ना ही इतना सारा रायता फैलता। तो अरमान अभी बार बार बस अपनी घड़ी को ही देखे जा रहा था। उसे पता था कि रूहान किसी भी वक्त बस आता ही होगा, लेकिन फिर भी अरमान का वक्त तो जैसे कट ही नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि कई साल से वो यहाँ पर हो, उसे अपने से ज़्यादा तो अब अंशिका की टेंशन हो रही थी। अरमान ने एक नज़र विद्युत की ओर गुस्से से देखा, जो अंशिका को ही बस निहारे जा रहा था। अरमान का मन तो अभी कर रहा था कि वो विद्युत को जाकर अभी से जान से ही मार दे, उसकी जान अभी के अभी ही ले ले, लेकिन फिलहाल तो वो कुछ नहीं कर सकता था। अरमान अपने गुस्से को जैसे तैसे कंट्रोल कर रहा था। तभी विद्युत ने भी एक कांस्टेबल सुजाता की ओर देखा और फिर देखकर इशारा किया कि और फिर सुजाता भी अपनी जगह से खड़ी होकर सीधा अंशिका के पास पहुंच जाती है। अरमान को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस लेडी कांस्टेबल पर। अरमान कांस्टेबल सुजाता को भी घूर घूर कर देखे जा रहा था और भी समझ रहा था कि इस वक्त उस कांस्टेबल के इरादे भी कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो अरमान को अब हाथ लगाने की हिम्मत तो अब विद्युत पे भी नहीं हो रही थी, लेकिन अरमान की कमज़ोरी थी अंशिका, जो अंशिका के साथ वो अगर कुछ भी कर सकता था तो अरमान को वो सीधा सीधा हरा सकता था। सुजाता अंशिका के पास आती है और फिर अंशिका अभी भी अपना सिर पकड़े हुए बेंच पर ही बैठी हुई थी। सुजाता ने जानबूझकर अंशिका के बालों में हाथ फेरा और फिर अंशिका ने सुजाता की ओर देखा तो सुजाता के चेहरे पर भी एक तिरछी तंज भरी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे वो सच में अब अंशिका के साथ कुछ गलत करना चाहती हो। फिर उसने अंशिका का जबड़ा पकड़ लिया और फिर उसे लगभग मेंटली टॉर्चर करते हुए बोलती है कि ये सच में तेरा होने वाला पति है या फिर इसके साथ बाहर अय्याशी करने के लिए निकली थी, या फिर तू ऐसे ही कोई बाजारू औरत है जो हर रात किसी की रात को रंगीन बनाती है। ये सुनते ही अरमान के हाथ तो बस सलाखों पर कस गए थे। तो वहीं अंशिका को तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उसे और भी ज़्यादा नशा होता जा रहा था। उसे तो अब किसी की बातें सुनाई तक नहीं दे रही थी। उसने जैसे तैसे सुजाता का हाथ अपने चेहरे से हटाया और फिर उसे हल्का सा धक्का दे दिया। इस पर सुजाता को भी और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो भी जल्दी से ज़मीन से उठी और फिर उसने सीधा जाकर अंशिका के बालों को पकड़ लिया और उसे लगभग खींचते हुए चिल्लाकर बोलती है। अंशिका भी दर्द से एकदम से कराह उठी। तो अरमान गुस्से में बोलता है कि कांस्टेबल, औकात में रहो तुम अपनी, पता भी है किसके बालों पर हाथ लगाया है तुमने, तुम किसके साथ बदतमीजी कर रही हो। तो सुजाता ने भी अरमान की तरफ देखा और फिर कहा कि तुम इंस्पेक्टर पर हाथ उठाते हो और तुम्हारी ये माशूका मुझे धक्का देती है तो इसकी सज़ा तो इसे मिलकर ही रहेगी, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं अब इसे। इतना कहकर सुजाता ने अपना एक हाथ अंशिका को मारने के लिए उठा लिया था, लेकिन सुजाता का हाथ अभी अंशिका को लगता उससे पहले ही रूहान ने पुलिस स्टेशन में एंट्री ले ली थी।
उसने सुजाता और अंशिका को देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। रोहान को सच में अभी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो अभी के अभी पुलिस स्टेशन में आग ही लगा दे। उसने भी गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि कांस्टेबल, अपनी औकात में रहो तुम, औकात से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, जानती भी हो किसके बालों को हाथ लगा रही हो तुम। तो सुजाता ने भी अब रोहान की तरफ पलट कर देखा तो रोहान अभी सुलगती हुई आंखों से उसे ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। अब तो सुजाता को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक पल के लिए उसकी भी सांसें एकदम से अटक गई थी। उसने अंशिका के बालों को जल्दी से छोड़ दिया और फिर अंशिका ने भी नशे की हालत में ही अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा। तो वहीं अरमान, उसने तो अब चैन की सांस ले ली थी, जैसे उसे अब लगा कि सब कुछ नॉर्मल होने वाला है, क्योंकि उसका भाई उसके सामने खड़ा हो चुका था। रोहान के आते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। रोहान अंदर आया और उसने अपनी बाजू फोड़ की और फिर विकुत उसे रोकने के लिए अपनी चेयर से खड़ा हुआ। तो रोहान ने पूरे एटीट्यूड के साथ उसे अपना एक हाथ दिखाया और फिर बैठने का इशारा किया। तो विद्युत भी बैठो तो नहीं था, लेकिन हैरानी से बस रोहान को ही देखता रहता है। रोहान सीधा अंशिका के पास जाता है। अंशिका जो नशे में थी, जो अभी अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। अंशिका के सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने रोहान की तरफ देखा तो अपनी बाहें रोहान की कमर पर लपेटकर उससे से शिकायत करते हुए कहा कि रोहान भाई, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। तो रोहान ने भी हल्का सा सिर झुकाकर अंशिका के बालों को चूम लिया और फिर उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है कि कुछ नहीं होगा बच्चा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ ना, तो तुम्हारे सिर का दर्द अभी ही बंद कर दूंगा, अभी तुमको हॉस्पिटल लेकर चलूंगा। इतना कहकर उसने अपनी बाहें अंशिका पर कस दी थी और फिर अरमान को देखा तो अरमान ने भी अपने दोनों हाथ हवा में फैला दिए थे, जैसे कहना चाहता हो कि मुझसे तो ये सब कुछ हैंडल ही नहीं हुआ, मैं तो कब से बस तेरा ही इंतज़ार कर रहा था, कब से मैं सोच रहा था कि कब तू आएगा और कब मुझे और अंशिका को यहाँ से लेकर जाएगा। तो रोहान ने भी अब अपनी पलकें झपका दी थी, जैसे कहना चाहता हो कि हाँ, अब मैं आ गया हूँ ना, तो अब सब कुछ हैंडल कर लूँगा, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रोहान ने कांस्टेबल की तरफ गुस्से से घूर कर देखा, जैसे उसे आंखों ही आंखों में अभी के अभी खा जाएगा। तो रोहान का गुस्सा अभी बिल्कुल भी जायज़ था। एक तरफ तो उसकी बहन थी जिसके साथ कांस्टेबल इतनी ज़्यादा बदतमीजी करने की कोशिश कर रही थी, और फिर दूसरी तरफ उसका भाई जो था, जो सलाखों के पीछे खड़ा हुआ था, जो बस उम्मीद भरी नज़रों से अभी रोहान को ही देखे जा रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी होता तो शायद उसे गुस्सा आ ही जाता। तो फिर अब तो रोहान था जो रुद्र का बेटा था, और तभी रोहान के कानों में अंशिका की आवाज़ आती है कि रोहान भाई, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, प्लीज़ पानी दे दीजिए ना। तो रोहान ने गुस्से में सुजाता की तरफ देखा और फिर सुजाता भी डरती हुई एक गिलास पानी लेकर आती है। उसने पानी का गिलास रोहान को पकड़ाया तो रोहान ने भी बहुत ही गुस्से में सुजाता से वो पानी का गिलास ले लिया और फिर अपने हाथों से अंशिका को प्यार से पानी पिलाया। तो अंशिका ने भी अब अच्छे से पानी पी लिया था। उसे सच में बहुत तेज प्यास लग रही थी। पानी पीकर उसे थोड़ी सी राहत महसूस हो गई थी, और फिर अंशिका तो जैसे अभी उस बेंच पर लेटना चाहती हो, तो रोहान ने भी अंशिका को वहीं बेंच पर आराम से लिटा दिया था। तो रोहान ने भी फिर से अपना कोट निकाला और फिर अंशिका को उससे अच्छे से कवर कर दिया, और फिर थोड़ी देर तक अंशिका के बालों को सहलाता रहता है। रोहान का एहसास पाकर अंशिका भी आराम से सो गई थी। उसे अब चैन की नींद आ चुकी थी। सो तो वो बहुत ही पहले जाती, लेकिन उसका दिमाग भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था कि अगर उसके पापा को पता चल गया तो सच में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे उस पर। लेकिन रोहान को वहाँ पर देखकर अंशिका की सारी टेंशन दूर हो गई थी और उसकी चैन की सांस उसे मिल चुकी थी। वो चैन से अब इस बेंच पर ही आराम से सो गई थी। तो रोहान ने भी अपनी बाजू फोल्ड की और फिर सीधा विद्युत के पास गया और फिर अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि हाँ बोल, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, क्यों मेरे भाई और मेरी बहन को परेशान करके रखा है तूने। मुंह खोलो, जितना चाहिए उतना दे दूंगा तुम्हें, तेरे मुंह पर पैसा मारूंगा और मेरे दोनों भाई बहनों को छोड़ दे, मेरे भाई को सेल से बाहर निकालो। तो विद्युत भी अब मानने वाला नहीं था। वो भी अब सुलगती हुई आंखों से बस रोहान को ही देखे जा रहा था। उसने भी रोहान की तरफ बड़ी ही एटीट्यूड के साथ देखा और अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर कहा कि और अगर ना निकालूं तो क्या करोगे तुम, अगर इन दोनों को ना छोड़ा मैंने तो। रोहान ने भी अपनी 2 उंगली माथे पर रखी और फिर उसे हल्का सा रब करके कहा कि इंस्पेक्टर, मेरा दिमाग बिल्कुल भी मत खराब करो, जानते भी हो मैं कौन हूँ, किसके सामने तुम अपनी जबान चला रहे हो। अगर दिमाग खराब हो गया ना मेरा तो सच कहता हूँ तुम अपनी नौकरी से तो जाओगे ही जाओगे, साथ में तुम्हारे हाथ पैर भी टूट जाएंगे। फिर मत कहना कि पहले बता देना चाहिए था।
इसीलिए एक लास्ट बार कहता हूँ, मुँह खोलो, कीमत बोलो अपनी और फिर मेरे भाई बहनों को दोनों को ही छोड़ दो, समझे तुम। तो विद्युत ने भी इस बार हंसकर रोहान की तरफ देखा और कहा कि एक सेकंड, ये दोनों तुम्हारे भाई बहन हैं क्या? मैं तो तुम तीनों का रिश्ता समझ ही नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे इन तीनों का रिश्ता समझा दोगे या फिर मैं खुद ही मान लूँ कि तुम दोनों ही भाई मिलकर अपनी ही बहन। अभी विद्युत ने बस इतना ही कहा था कि तभी रोहान ने कसकर अपना पैर टेबल के ऊपर जोर से मारा और टेबल सीधा विद्युत के पैरों के पास जाकर रुक जाती है। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था विद्युत की, जैसे वो अभी के अभी जान ही ले लेगा। तो रोहान ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा कि जुबान पर लगाम लगा लेना इंस्पेक्टर, वरना खींचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे, अभी के अभी तेरी जबान खींच लूँगा मैं। ये कहते हुए रोहान की आंखें एकदम से आग उगल रही थी। विद्युत भी एक सेकंड के लिए रोहान को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। रोहान को देखकर अभी कोई भी नहीं कह सकता था कि इस इंसान को भी कभी गुस्सा आता है, क्योंकि रोहान कभी भी किसी से गुस्सा नहीं होता था। आता तो इतना ज़्यादा आता था कि जैसे उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। विद्युत ने भी टेबल को दोनों हाथों से एक तरफ सरका दिया और फिर रोहान की आंखों में देखकर गुस्से से बोलता है कि जा जा, नहीं छोड़ता हूँ तेरे भाई बहनों को, जो करना है कर ले जाकर। इनफैक्ट अब तो मैं मीडिया भी यहाँ पर बुलाऊंगा, मैं मीडिया में तेरे भाई बहन की इज्जत उछाल दूंगा, समझा तू। पता तो चले कि अमीर घर के बिगड़े हुए शहजादे रात को क्या करतूतें करते हैं, क्या रंग खिलाते हैं, और फिर मीडिया वाले अपने आप तुम तीनों भाई बहनों के रिश्ते का सच अपने आप ही बाहर निकाल लेंगे और मुझे भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मुझे भी तुम तीनों के रिश्ते का सच पता चलेगा। रोहान से भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वैसे भी उसके अंदर रुद्र और शोभित दोनों ही थे और फिर अपने टाइम में दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाले जो थे। तो रोहान ने भी अगले ही पल विद्युत का कॉलर गुस्से से पकड़ा और फिर खींचकर एक पंच उसके जोर से मुंह पर जड़ दिया। जैसे ही दो कांस्टेबल रोहान को पकड़ने के लिए वहां पर आते हैं तो रोहान ने उन दोनों के मुंह पर भी एक एक पंच मार दिया था। दोनों ही जाकर अब जमीन पर गिर पड़ते हैं। अगले ही पल रोहान ने भी पुलिस स्टेशन को अखाड़े में तब्दील कर दिया था। उसने वहां पर पूरी तरह से तोड़ फोड़ मचा दी थी और उन तीनों को ही बहुत तेज से मारा था। अरमान तो सेल में खड़ा हुआ बस अपने भाई को ही एक घमंड भरी नज़र से घूर कर देख रहा था। अरमान की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि इस वक्त उसे रोहान पर कितना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, वो कितना ज़्यादा प्यार करता है रोहान से। तो रोहान ने भी अगले ही पल विद्युत का कॉलर फिर से पकड़ा और फिर उसे दीवार से गुस्से से लगाकर चिल्लाते हुए कहा कि कितनी बार तुझे मैंने वार्न किया था ना कि रुक जा, मान जा, छोड़ दे मेरे दोनों भाई बहन को, लेकिन तेरे तो समझ में ही नहीं आता है। तुझे क्या लगता है कि तू किसी कॉमन मैन के सामने खड़ा है, जो तेरे जो मन में आएगा तू बोलता रहेगा। जानता भी है तू कौन हूँ मैं, रोहान सचादेवा नाम है मेरा। इतना कहकर रोहान ने भी एक और पंच विद्युत के गाल पर फिर से जड़ दिया और फिर विद्युत के मुंह से तो अब अगले ही पल खून भी आने लगा था। रोहान ने बहुत ही बुरी तरीके से विद्युत को झटका और फिर अभी पुलिस स्टेशन का फोन रिंग हो जाता है। तो रोहान अभी चेयर पर बैठ गया बिल्कुल आराम से और फिर उसने विद्युत को देखकर इशारा करते हुए कहा कि तेरे बाप का फोन आया है, रिसीव कर और फिर मेरे भाई को छोड़। तूने अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती करी है, हम दोनों भाइयों से पंगा लेकर, इसकी सजा तो तुझे मैं जरूर दूंगा। तूने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है, अगर मेरी सटक गई ना तो सच कहता हूँ अभी तो मैंने तेरे पुलिस स्टेशन को अखाड़ा बनाया है। आग लगाने में भी मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 1 सेकंड लगेगा और ये पुलिस स्टेशन पूरा राख हो जाएगा, शमशान घाट बना दूंगा इसे, समझा तू। तो विद्युत इस वक्त बहुत ज़्यादा डर गया था। वो जैसे तैसे खड़ा हुआ और फिर टेबल पर रखा हुआ फ़ोन रिसीव करता है तो सामने से आवाज़ आती है, विद्युत दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, पागल तो नहीं हो गए हो तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम जानते भी हो कि तुम किसे पकड़ कर लाए हो, तुमने किसको पकड़ा है, अरमान सचादेवा को। रोहान सचादेवा का भाई है वो, अजीत सचादेवा का पोता और शोभित सचादेवा का बेटा, समझा तू। तूने कैसे हिम्मत कर ली उसे हाथ लगाने की, तुम क्या सचादेवा फैमिली के बारे में अभी जानते नहीं हो क्या, जो इतनी बड़ी गलती कर दी तुमने, अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है तुमने। विद्युत अभी कुछ नहीं बोलता है। सामने से फिर से आवाज आती है कि जब गलती हो ही गई है तो अब जाकर अपनी गलती सुधारो विद्युत और चुपचाप से अरमान को इज्जत के साथ वहां से छोड़ दो और हो सके तो रोहान से भी माफी मांग लो, वरना तुम नहीं जानते हो सचादेवा फैमिली तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी और तुम्हारे साथ साथ मुझे भी बर्बाद कर देगी। अभी के अभी अरमान को इज्जत के साथ वहां से निकालो, समझे तुम। तो विद्युत ने बस अब धीरे से हाँ में बोला और फिर फोन को कट कर दिया। तो विद्युत ने अभी रोहान की तरफ घूर कर देखा तो रोहान ने भी चुटकी बजाकर बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहा कि नजर
नजरें नीचे नीचे नजरें, तुम्हारी आंखें मुझ पर नहीं होनी चाहिए, वरना इन आंखों को भी निकालने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी की अभी ये तेरी आंखें जो है ना वो इस पुलिस स्टेशन में नाचेंगी। मेरे भाई को सेल से बाहर लेकर आओ अभी के अभी। तो विद्युत के पास फिलहाल तो अभी कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था अरमान को छोड़ने के अलावा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रूहान और अरमान के लिए नफरत पाल कर बैठ गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इन दोनों ही भाइयों को। उसने कांस्टेबल की तरफ देखा और फिर इशारा किया और फिर कांस्टेबल ने भी लॉकअप का गेट खोल दिया। अरमान बाहर आता है तो अरमान अभी बाहर आते ही रूहान के गले लग जाता है। दोनों ही भाई एक दूसरे के गले लगे हुए थे। रूहान ने भी अरमान को कसकर अपने गले लगाया और फिर हल्के से गुस्से में बोलता है कि अकल नहीं है क्या तेरे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है यार, तू ना आज भी भोंदा का भोंदा है। अंशिका को लेकर ऐसे ही बाहर आ गया तू, ये जानते हुए भी कि मिस्टर प्रताप कितना ज़्यादा गुस्सा होंगे, कितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे वो। अब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी घर पर नहीं है तो क्या होगा, सोचा है तूने कभी क्या हासिल करेंगे। और खासकर अगर तेरा नाम उन्हें पता चल गया तब। अरमान रूहान से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर हल्का सा मुस्कुरा कर प्यार से बोलता है कि भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम ना आजकल बिल्कुल साउथ इंडियन मूवी कुछ ज़्यादा ही देखने लगे हो, बिल्कुल वहाँ के हीरो लगने लगे हो। मैंने ऐसा सीन साउथ इंडियन मूवी में ही देखा था कि आज तो मैंने आंखों के सामने लाइव ही देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे एक बार फिल्मों में ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तू ना मेरा भाई के साथ साथ एक हीरो भी है यार। तो अरमान की बात सुनकर रूहान के चेहरे पर तो बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर उसने अंशिका की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहा कि उठा अंशिका को और चल, अभी के अभी चलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। अरमान अंशिका के पास गया और फिर अंशिका जो बहुत ज़्यादा नशे में थी इसीलिए अरमान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और सीधा पुलिस स्टेशन के बाहर लेकर चला जाता है। उसके जाते ही रूहान एक बार फिर से विद्युत की ओर गुस्से से घूर कर देखा और फिर वहाँ से जाने के लिए पलट गया। लेकिन तभी विद्युत बहुत ही गुस्से से बोलता है कि रूहान सजा देवा, कभी कभी एक प्यादा भी राजा का मार देता है। तो रूहान एकदम से रुक गया और फिर उसने पलटकर विद्युत को घूर कर देखा और फिर से एटीट्यूड के साथ और गुस्से से कहा कि मैं वो राजा नहीं हूँ जो प्यादे से मर जाऊंगा, समझे तुम, बल्कि मैं तो वो प्यादा हूँ जो मेरे लिए खतरा पैदा करे ना उससे पहले ही मैं उस प्यादे को जान से मार देता हूँ, समझ गए ना तुम। इसीलिए अपनी गंदी नजरें और गंदी सोच मुझसे दूर ही रखना। इतना कहकर रूहान वहाँ से चला गया और फिर उसके जाते ही विद्युत ने गुस्से में टेबल पर रखा हुआ फोन उठाया और फिर जमीन पर जोर से दे मारा। इस वक्त विद्युत सुलगती हुई आंखों से बस उन दोनों भाइयों को जाता हुआ देख रहा था। विद्युत को सच में आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने ऊपर। अरमान और रूहान दोनों ही अंशिका को लेकर बाहर आ जाते हैं। तो अरमान ने भी जैसे ही अंशिका को गाड़ी के पास खड़ा किया उनकी नज़रें भी सामने जाती हैं जहां पर एक गाड़ी और खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में से अब रुद्र और नील दोनों ही बाहर उतर रहे थे। अरमान और रूहान दोनों की ही सांसें एकदम से रुक गई थी। वो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे और दोनों ही अच्छे से जानते थे कि अब रुद्र और नील सारा का सारा गुस्सा अरमान पे ही निकालेंगे। अब तो सच में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। थोड़ी ही देर में रुद्र और नील अरमान और रूहान के पास आ गए थे। तो अंशिका अभी भी अरमान के गले लगे हुए खड़ी हुई थी और फिर उसे तो अभी कुछ होश ही नहीं था, वो तो पूरी तरह से अभी बेहोश हो चुकी थी। रुद्र ने अंशिका को ऐसे देखा तो उसकी आंखों में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा उतर आता है। उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अंशिका के ऊपर। अगले ही पल रुद्र ने गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बाहर लेकर आने की, तुमने किससे पूछकर मेरी बेटी को मेरे घर से लेकर आए हो। तभी नील ने रुद्र की बाजू पकड़कर उसे शांत करवाते हुए प्यार से कहा कि रुद्र शांत हो जाओ, हम आराम से भी तो बात कर सकते हैं, ऐसे गुस्सा करने से ज़रूरी नहीं है कि हम बात को सॉल्व कर लें, ये जगह बात करने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रुद्र को इस वक्त अंशिका की हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उसे अरमान पर आ रहा था जो अंशिका को बिना किसी की परमिशन के लेकर बाहर की तरफ आ गया था, जो अभी किसी को भी बताना जरूरी नहीं समझा था। तो वहीं अंशिका उसने एक नज़र अभी नशे की हालत में रुद्र की तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में तो एकदम से पानी आ गया था। उसे अब अपने ऊपर हल्का हल्का सा गुस्सा आने लगा था। तो अंशिका ने अपना सिर अरमान के सीने पर रखा हुआ था। उसने अपना चेहरा उठाकर अरमान को देखा और फिर अरमान उससे बेबस
नज़रों से उसे देख रहा था। फिर उसने रुद्र की तरफ देखा और फिर अपने दोनों हाथ कान पर रखकर धीरे से नशे की ही हालत में बोलती है कि सॉरी पापा, सॉरी बड़े पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अंशिका की आंखों में भी पानी आ चुका था। तो रुद्र को तो अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अंशिका के ऊपर, लेकिन नील उसने अभी अंशिका की बाजू पकड़ी और फिर उसे अपने पास से खींचा और फिर उसके दोनों हाथों को नीचे करके उसके बालों को चूम कर प्यार से बोलता है कि कोई बात नहीं बच्चा, तुम इतना ज़्यादा क्यों टेंशन ले रही हो, कुछ भी नहीं हुआ है, तुम कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे गिल्ट फील नहीं करते हैं बेटा। वैसे भी अरमान कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है, सच्चा देवा खानदान का बेटा है वो। लेकिन अंशिका तुम्हें घर पर तो बता कर जाना चाहिए था ना, तुम ऐसे बिना बताए इसके साथ कैसे जा सकती हो बेटा। तो अंशिका की आंखों में अब अरमान ही था। नील का चेहरा तो अंशिका बचपन से ही देख रही थी, लेकिन अपने पापा को भी वो अच्छे से जानती थी कि, लेकिन उसने फिर भी एक बार रुद्र की तरफ देखा और फिर अपने भरे हुए गले से कहा कि आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी प्लीज़ प्लीज़। लेकिन रुद्र उसने तो अभी अंशिका को कोई भी जवाब नहीं दिया था। उसे अंशिका के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपना गुस्सा अंशिका पर बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहता था। रुद्र बिना सोचे समझे ही बस अरमान का कॉलर पकड़ाता है और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से देखकर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत मेरी बेटी को भगाने की, तुम मेरी बेटी को भगा के ले जाना चाहते थे यहाँ से, उसे ड्रिंक करवाने की कोशिश की तुमने। अरमान शर्मिंदगी के साथ बोलता है कि पापा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैंने अंशिका को ड्रिंक नहीं करवाई है, शायद वहाँ गलती से किसी ने अंशिका के ड्रिंक में कुछ मिला दिया जिसके चलते इसको नशा हो गया, मैंने अपने हाथों से इसे ड्रिंक नहीं दिया था। अरमान ने भी इतना ही कहा था कि तभी रुद्र का गुस्सा एकदम से बढ़ गया और फिर रुद्र ने अपना हाथ अरमान को मारने के लिए उठा लिया, लेकिन हाथ अभी अरमान को लगता उससे पहले ही रूहान ने रुद्र का हाथ पीछे से पकड़ लिया था। अभी अरमान तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना एक हाथ अपने गाल पर रख चुका था। इस वक्त रुद्र सच में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रूहान को देख रहा था। रूहान भी गुस्से में बस रुद्र को ही देखे जा रहा था। रूहान से बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई उसके भाई को हाथ भी लगा दे, तो वहीं रुद्र से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अरमान अब अंशिका को बिना पूछे ही बाहर लेकर जाने लगा है, उसके साथ ड्रिंक करने लगा है। उसे अब इस बात की बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही थी। उसे ड्रिंक करवाने लगा था, इसलिए उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। नील ने भी बात बिगड़ते हुए देखा तो रुद्र को ही डांटते हुए कहा कि रुद्र, मैंने कहा ना कि ये जगह सही नहीं है, घर चलकर बात करते हैं। तो रुद्र अभी इस वक्त रूहान की आंखों में ही देखे जा रहा था। उसके दिल में उथल पुथल पूरी तरह से मच रही थी। दिमाग ने तो उसका काम करना जैसे बंद ही कर दिया हो। रुद्र को ना तो अपनी बेटी के लिए समझ में आ रहा था और ना ही अपने बेटे के लिए। उसने तो अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि एक ऐसा वक्त भी आएगा कि जब उसका खुद का बेटा उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और फिर उसे रोकने की कोशिश भी करेगा, वो भी किसी दूसरे इंसान के लिए। तो नील ने भी एक हाथ से अंशिका को संभाल कर रखा था और फिर दूसरे हाथ से उसने रुद्र की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा और फिर उसकी आंखों में देखकर प्यार से बोलता है कि मैंने कहा ना तुझसे ये बात घर जाकर ही होगी, तो तू यहाँ पर ऐसे क्यों इतना ज़्यादा हंगामा कर रहा है, अभी के अभी चलो यहाँ से, घर चल के जो भी बात करनी होगी कर लेंगे। तो रुद्र ने भी नील का हाथ झटकते हुए कहा कि नहीं भाई, बात तो अभी यहीं पर होगी। जब मैं इस रिश्ते को लेकर खुश नहीं हूँ, जब मैं इससे अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता हूँ, तो ये क्यों मेरी बेटी को बहका कर यहाँ से भगा कर ले जाना चाहता था। अब तो मैं बिल्कुल भी इसकी शादी अंशिका से नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा इसकी शादी मैं अपनी बेटी अंशिका से। ये सुनते ही रूहान का खून भी खौलने लगा था। आखिर था तो वो रुद्र का ही खून। उसने भी रुद्र की आंखों में देखकर कहा कि अब तो अरमान की शादी अंशिका से ही होगी और फिर मैं भी देखता हूँ कि आप इस शादी को होने से कैसे रोक सकते हैं, कैसे रोकते हैं आप मेरे भाई की अंशिका से शादी होने से। मैं कराऊंगा अंशिका और अरमान की शादी, इन दोनों की शादी तो अब मैं खुद ही अपने हाथों से कराऊंगा। तो नील ने तो अपने हाथ अपने माथे पर मार लिया था और फिर मन ही मन खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है कि जैसा बाप वैसा ही बेटा, दोनों ने ही मेरा खून पी के रखा हुआ है, दोनों में से कोई भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है यार। यही कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना शुरू कर दिया है, कभी कोई देखे
देखेगा तो क्या ही सोचेगा। हे भगवान, रोहान को भी रुद्र जैसा ही बनाना था क्या तुझे? कम से कम मेरी तरह बना देता मेरे बेटे को। रुद्र ने भी रोहान की तरफ देखकर कहा कि क्या कहा तुमने? मैंने सुना नहीं। तो रोहान भी अब रुद्र की तरह ही एटीट्यूड के साथ बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर प्रताप, लेकिन अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं मेरे मुँह से तो मैं आपको बता दूं, मैं दोबारा बोल देता हूँ कि अंशिका और अरमान की शादी मैं करवाऊंगा और आप चाह कर भी हमें रोक नहीं पाएंगे। आप अंशिका और अरमान की शादी नहीं रोक पाएंगे। अरमान अंशिका से प्यार करता है और फिर अंशिका भी अरमान से प्यार करती है। दोनों ही एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप बीच में आकर विलन बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप, जबकि आप तो कहानी के हीरो हैं ना। तो फिर हीरो तो ऐसे कोई भी कांड नहीं करते हैं जो अपनी ही बच्ची के साथ ऐसा करें। तो रुद्र तो अभी हैरानी से अपने बेटे को ही देखे जा रहा था। रुद्र ने उंगली उठाई और फिर रोहान की ओर करते हुए कहा कि मेरी बेटी, मेरी मर्जी, मैं जहाँ चाहूँगा अपनी बेटी की शादी करूँगा। ऐसे इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूँगा जिसे मेरी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है, जिसे मेरी बेटी की कोई परवाह ही नहीं है, समझा? तो रोहान भी अब पूरे एटीट्यूड के साथ बोलता है कि इज्जत की परवाह है तभी अब तक उसने अपनी हद पार नहीं करी है, वरना आप जानते हो आजकल के लड़के कैसे होते हैं जो अभी ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। और ये सुनते ही रुद्र को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। रोहान जो बात को घुमाकर कहने की कोशिश कर रहा था उसे रुद्र अच्छे से समझ रहा था कि अभी वो क्या कहना चाहता है कि रोहान और अरमान में क्या फ़र्क है। तो रुद्र ने भी अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुम होते कौन हो मेरे और मेरी बेटी के बीच में आने वाले? तो रोहान ने भी हाथ बांधकर रुद्र की आंखों में देखकर बहुत ही स्वाभिमान के साथ कहा कि आप अच्छे से जानते हो कि मैं कौन हूँ, और हाँ, आप ये भी जानते हो कि जितना हक आपका अंशिका के ऊपर है उतना ही हक मेरा भी मेरी बहन अंशिका पर है, और आप इस बात को झुटला नहीं सकते हैं मिस्टर प्रताप। तो नील और रुद्र दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। दोनों ही अब बच्चे नहीं थे, रोहान की बात अच्छे से समझ रहे थे। दोनों को ही समझ में आ गया था कि रोहान अच्छे से जानता है कि वो प्रताप फैमिली का ही बेटा है। नील और रुद्र दोनों ही जान चुके थे कि रोहान को सारी सच्चाई पता है कि वो सचादेवा नहीं प्रताप फैमिली का बेटा है, और इसीलिए इतने स्वाभिमान के साथ वो ये बात बोल रहा था। तभी अरमान ने भी रोहान की बाजू पकड़कर उसे हल्का सा खींचते हुए कहा कि चलो भाई, बात बिगड़ जाएगी, चलो रोहान प्लीज चलो, नहीं तो ससुर जी अभी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। रोहान अभी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था, बस रुद्र और नील को ही देखे जा रहा था। तो वहीं अरमान अभी भी रोहान को खींचने की कोशिश कर रहा था। अभी वो रोहान को वहां से लेकर जाना चाहता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब रुद्र और रोहान में बहस हो और उसकी शादी कैंसिल हो। तो रोहान अरमान के हाथ पर अपना हाथ रखकर बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखकर बोलता है कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी 2 मिनट में आया। तो अरमान रोहान को हैरानी से देखने लगता है। तो रोहान ने भी अपनी बात दोहराते हुए फिर से अरमान की तरफ देखकर कहा कि मैंने कहा ना कि बस 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, तुम जाकर गाड़ी में बैठो। तो अरमान भी अब सिचुएशन को देखते हुए चुपचाप वहाँ से चला गया था, और फिर उसके जाते ही रोहान ने रुद्र की ओर देखकर थोड़ा एटीट्यूड के साथ कहा कि जाकर अंशिका की शादी की तैयारियां कीजिए मिस्टर प्रताप, बहुत ही जल्द मैं अपने भाई की बारात लेकर प्रताप हाउस आऊँगा और फिर अंशिका को लेकर चला जाऊँगा। इतना कहकर रोहान मुड़कर वहाँ से जाने लगा, और फिर तभी रुद्र ने भी एक बार फिर से गुस्से में थोड़ा तेज आवाज़ में कहा कि ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी मैं अपनी बेटी की शादी उस अरमान सचादेवा से नहीं करूँगा, समझा तू? ये सुनते ही रोहान एकदम से रुक गया, और फिर उसने बड़े ही प्यार से पलटकर रुद्र को देखा और बोलता कि ऐसा ही होगा, आपकी आंखों के सामने ही होगा, आप खुद कन्यादान करेंगे और फिर आप बहुत ही प्यार से अपनी बेटी की विदाई भी करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर प्रताप। इतना कहकर रोहान ने एक बार अंशिका के सिर पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा, जो नील के गले लगकर खड़ी हुई थी, और फिर वहां से चुपचाप चला गया। रुद्र तो बस गुस्से में उसे जाता हुआ देख रहा था। तो वहीं नील के चेहरे पर तो अब हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी, क्योंकि आज दोनों ही बाप बेटे आमने सामने जो थे, ना तो रुद्र का गुस्सा कम था और ना ही रोहान का। उसके जाते ही नील ने रुद्र की तरफ देखा और फिर अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा, तेरा ही बेटा है, एक एक गुण तेरे ही समाये हुए हैं इसके अंदर, बिल्कुल एकदम तेरे ही
2 कॉपी है। कुछ तो तेरा बेटा और कुछ तो शोभित की संगत में शेर बन गया है। ये शेर है, शेर तेरा बेटा। इतना कहकर नील ने भी रुद्र के कंधे पर हाथ मारा और फिर रुद्र ने गुस्से में नील का हाथ झटक दिया और फिर गाड़ी में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। नील भी चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लेकर अंशिका को संभालता हुआ गाड़ी के पास लेकर आया और फिर उसने अंशिका को गाड़ी की बैक सीट पर आराम से बैठाया और फिर खुद आकर रुद्र के साथ आगे बैठ जाता है। रुद्र अभी गाड़ी स्टार्ट कर देता है और ड्राइव करने लगता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र अभी कुछ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बस बार बार रोहान की कही हुई सारी बातें घूम रही थी। उसका दिमाग अब पूरी तरह से खराब हो चुका था कि आज उसका बेटा खुद उसके सामने अकड़ कर खड़ा हुआ है, उसे जवाब दे रहा है, उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं रुद्र इस बात से बहुत ज्यादा खुश भी था कि रोहान जानता है कि वो प्रताप फैमिली का बेटा है। और तभी अचानक रुद्र ने भी गाड़ी की ब्रेक मार दी और ब्रेक मारते ही नील ने गुस्से में रुद्र को घूर कर देखा और फिर पीछे अंशिका को देखा। कहीं उसकी नींद तो टूट नहीं गई है, लेकिन अंशिका तो अभी बहुत ज्यादा नशे की हालत में सीट पर ही लेट गई थी और फिर आराम से सो रही थी। तो नील ने भी रुद्र के बाजू पर एक पंच मारकर गुस्से से कहा कि तू अपना दिमाग घर छोड़कर आता है क्या? झटके से ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है तुझे? अभी अंशिका की चोट लग जाती तो, अगर बच्ची को लग जाती तो क्या क्या करता मैं बता? तुझे ऐसे ब्रेक लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो रुद्र ने भी अपने गुस्से को कंट्रोल करके बहुत ही धीरे और लो आवाज़ में कहा कि नील, मेरा दिमाग प्लीज़ तू खराब मत कर, समझा तू? मेरे सिर में पहले ही बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब तेरी बातों से मैं अपना सिर और दर्द नहीं करवाना चाहता हूँ। नील भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, तेरे दर्द हो रहा है ना तो तू गाड़ी से उतर जा, ड्राइव मैं करता हूँ। लेकिन रुद्र जो अपनी जगह से अभी तक हिला भी नहीं था, बहुत देर तक सिर पर हाथ रख कर बैठा रहता है। नील ने भी रुद्र को बहुत ही ज़्यादा समझाते हुए प्यार से कहा कि जो दिल में है ना वो बोल दे, ऐसे परेशान होने से कोई फायदा नहीं है रुद्र। तो रुद्र बोलता है कि जब वो जानता है कि वो मेरा बेटा है, वो प्रताप फैमिली का बेटा है, तो वो वापस क्यों नहीं आता है? क्यों हमें इतना ज़्यादा तड़पा रहा है? नील तुझे याद है ना, एक बार रोहान ने मुझे पापा भी कहा था। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। क्या रोहान और रुद्र के बीच में हो जाएगा सब कुछ अच्छा? क्या रोहान रुद्र के खिलाफ जाकर अरमान और अंशिका की शादी करवाएगा? क्या रुद्र और अरमान के बीच में फिर से आएगा प्यार वाला रिश्ता? क्या करेगा नील? इस सब के लिए आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।